इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको किसी से प्यार है तो आप एडवाइस लेते हो लव गुरु से। अगर आप चाहते हो कि अच्छी बॉडी बनाओ तो आप एडवाइस लेते हो किसी फिटनेस एक्सपर्ट से, किसी जिम ट्रेनर से। लेकिन जब बात फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की आती है, फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है, तो कई दफा हम लोग गलती कर बैठते हैं। हम एडवाइस ले लेते हैं गलत लोगों से। हम एडवाइस लेते हैं किसी पान वाले से, किसी टपरी वाले से, किसी अपने दोस्त से जो कि अपने आप में फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम जब फाइनेंस की बातें आती है तो एक्सपर्ट लोगों से राय ले, एक्सपर्ट लोगों की सजेशन के हिसाब से हम लोग कुछ स्टेप्स वर्कआउट करें। आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम का एक क्रैश कोर्स सीखने वाले हैं फ्रॉम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। दोस्तों, 5000 साल पहले की बात है। आज की डेट में जहां पे ईरान और इराक है, उस जगह पे एक बड़ा सा शहर हुआ करता था जिसका नाम था बेबीलोन। अब यह शहर 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, उस समय पे कि जब ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऐसे समय में भी पूरे विश्व का सबसे अमीर देश माना जाता था, सबसे रिचेस्ट देश, सबसे रिचेस्ट शहर माना जाता था। और उस शहर के अंदर भी एक सबसे अमीर इंसान था जिसका नाम था अरखड़। तो ये बुक कहीं ना कहीं अरखड़ को सेंटर में लिखी गई है कि किस तरह से अरखड़ ने अपने को सबसे अमीर इंसान बनाया और फिर अपनी उन्हीं टिप्स को, अपनी उन्हीं सजेशंस को वो औरों के साथ शेयर करता है। आज हम अरखड़ से, जो कि एक रिचेस्ट मैन था बेबीलोन का, उससे किस तरह से अमीर बन सकते हैं और अमीर बनने के बाद किस तरह से अपनी वेल्थ को लूज करने से बच सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, ये कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे जो कि अपने आप में एक पर्सनल फाइनेंस का क्रैश कोर्स आप कह सकते हो। दोस्तों, इस बुक को लिखा गया है जॉर्ज एस क्लैसन ने। जॉर्ज एस क्लैसन अक्सर पैम्पलेट्स लिखा करते थे जो कि LIC जैसी कंपनियां, जो कि इंश्योरेंस में काम करती हैं, या कुछ बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, वो लोग उन पर्चियों को बांटा करते थे अपने कस्टमर्स के लिए कि कस्टमर्स में जागरूकता फैले। लेकिन इनके लिखे हुए जो पैम्पलेट्स है, ये इतने सक्सेसफुल हो गए कि पब्लिशर्स ने उन्हें अप्रोच किया कि आप इन पैम्पलेट्स को एक बुक का फॉर्म दो। और फिर जॉर्ज एस क्लैसन ने ये बुक लिखी। इस बुक के अंदर 10 अलग अलग चैप्टर्स है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चैप्टर को थरोली सिखाऊंगा, हर एक चैप्टर को हम थरोली डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। एक ऐसा इंसान जिसने गोल्ड की अपेक्षा की, गोल्ड की उम्मीद की। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, बेबीलोन अपने टाइम का सबसे अमीर शहर था, लेकिन जरूरी नहीं कि उस शहर में हर एक इंसान अमीर था। कई दफा हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में भी कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा धन दौलत इकट्ठा हो जाती है। कुछ ऐसा ही बेबीलोन के अंदर भी था। वो लोग जो कि अरखड़ के दोस्त थे, उनमें से एक था बंसीर, जो कि रथ बनाया करता था, जो चैरियट होते हैं जिनमें कि अमीर लोग बैठकर सवारी करते हैं, वो चैरियट बनाया करता था। एक दिन जो बंसीर है वो सोचता है कि मैं पूरा दिन हार्डवर्क करता हूं, मेरी पूरी उम्र हार्डवर्क करते करते बीत गई, अब लगभग 20 साल हो गए मैं हार्डवर्क कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आज जब मैं ये रथ बनाऊंगा और इसको बेचूंगा तब जाके मेरा घर का उदर निर्वाह होगा, तब जाके मेरा घर आज के दिन में खाना खाएगा। ऐसा क्यों है? वो कहता है कि मैं दुनिया की सबसे रिच शहर में रह रहा हूं, मेरे आसपास जब मैं देख रहा हूं तो हर तरफ दौलत फैली हुई है, लेकिन मैं गरीब क्यों हूं? वो ऐसा सोच रहा होता है कि तभी उसका एक दोस्त जो कि एक म्यूजिशियन है वो भी वहां पे आ जाता है और वो कहता है कि बंसीर, मुझे तुम कुछ रुपए उधार दो। अब जो दोस्त है वो भी अपने आप में एक प्रोफेशनल है, म्यूजिशियन है, अलग अलग जगह पे वो परफॉर्म करता है, अपने फील्ड में वो बेस्ट है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ फीस लेके गाने गाया करता है, लेकिन वो भी पूरी तरह से कंगाल है। अब ये दोनों ही लोग जो कि अपने फील्ड में अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, दोनों ही कंगाल हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हम भी, ये जो अरखड़, जो व्यक्ति आज की डेट में बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान है, उसी के स्कूल में, उसी के बैच में हम लोग सीखे हैं। ये इस शहर का सबसे अमीर इंसान ये हमारा ही दोस्त है। और जब हम देखते हैं कि स्कूल के टाइम में ये तो कुछ ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, ये हम लोगों की तरह ही था, ना ये स्पोर्ट में बहुत ज्यादा टैलेंटेड, ना ये किसी फील्ड में हमसे आगे था। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं तो अरखड़ बहुत ज्यादा अमीर है और हम बहुत ज्यादा कंगाल है। इसका रीजन क्या है? तो दोनों तय करते हैं कि चलो हम अरखड़ के पास जाते हैं और उसे पूछते हैं कि दोस्त, तुम बताओ कि तुम इतने अमीर कैसे बन गए और तुम हमें ये बताओ कि क्या हम भी अमीर बन सकते हैं। अगर हम अमीर बन सकते तो तुम सजेस्ट करो कि कैसे हम भी अमीर बन जाएं। ऐसे में ये दोनों दोस्त तय करते हैं कि वो अरखड़ के पास जाएंगे और उनके साथ में और भी 2-4 दोस्त, जो कि एक क्लासमेट का ग्रुप था, वो क्लासमेट का ग्रुप पूरा एक साथ अरखड़ के पास गया।
अर्खड़ जो कि बहुत ही अमीर इंसान था, जब उनके पास ये लोग पहुंचे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो खुश हो गया और उसके बाद उसने कहा कि आज तक बहुत सारे लोग मेरे पास दान मांगने के लिए आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कहा कि यहाँ पे दान धर्म करो, यहाँ पे टेम्पल बनाना है उसके लिए आप ये करो वो करो, लेकिन आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने मुझे कहा कि आप कैसे अमीर बने, ये आप मुझे सिखाओ। तो मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे दोस्त लोग जो अपने ईगो को बाजू रखकर मेरे पास सीखने के लिए आए हो। वो कहता है कि मैं जो भी जानता हूं मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। यह है चैप्टर 1। चैप्टर 2 जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। जाहिर सी बात है बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट मैन अर्खड़ है। तो अब इस चैप्टर के अंदर अर्खड़ अपनी जिंदगी की कहानी बताता है कि किस तरह से वो एक अमीर इंसान बन पाया। दोस्तों जैसे कि चैप्टर 1 में हमने देखा था कि अर्खड़, बंसीर और ये म्यूजिशियन ये सब एक ही स्कूल के अंदर पढ़े थे, इनको एक ही टीचर ने पढ़ाया था, लेकिन जिंदगी की राहें अलग अलग हो जाती है। जहां एक दोस्त ने रथ बनाने का अपना प्रोफेशन चुना था, दूसरे दोस्त ने म्यूजिक का प्रोफेशन चुना था, तीसरे दोस्त जो कि अर्खड़ खुद है उन्होंने जो क्ले टैबलेट्स हुआ करते थे, जो मिट्टी के बने हुए ऐसे टैबलेट्स हुआ करते थे जिनके ऊपर लिखा जाता था, तो वो प्रोफेशन उसने खुद के लिए चुना। अब जाहिर सी बात है वो जो प्रोफेशन है उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन जो अर्खड़ है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं डिजायर थी, उसके दिल में उम्मीद थी कि वो बहुत ज्यादा अमीर बनना चाहता है। वो सोचा करता था कि मैं कैसे अमीर बन जाऊं। वो अलग अलग लोगों से पूछा करता था कि क्या आपको पता है कि कैसे अमीर बनना जाता है। और फिर उसे एक बात समझ में आई कि कोई इंसान जो बहुत ज्यादा अमीर है वही बता सकता है कि अमीर कैसे बना जाता है। ऐसे में एक दिन उसके यहाँ पे एक वृद्ध व्यक्ति आता है जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, जो कि उस वक्त का बेबीलोन का बहुत अमीर व्यक्ति होता है। और जब वो व्यक्ति वहां पे आता है तो वो कुछ लिखने का काम अर्खड़ को देके जाता है कि 2 दिनों में मुझे तुम ये एक पर्टिकुलर चीज लिख के दो, लेकिन 2 दिन में अर्खड़ वो लिख नहीं पाता है। और वापस जब वो व्यक्ति आता है तो अर्खड़ उससे कहता है कि मैं रात भर जग कर अगली सुबह तक आपको ये पूरा काम करके दे दूंगा, इसके एवज में आप मुझे 1 पैसा भी मत दो, लेकिन आप मुझे सीक्रेट बताओ कि अमीर कैसे बना जाता है। अब वो सामने वाला व्यक्ति जो कि बहुत वृद्ध हो चुका है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो अभी बूढ़ा हो गया और जैसे कि सब जानते हैं बूढ़े लोगों को अपनी कहानियां बताने में बहुत मजा आता है, तो मुझे भी मजा आता है, मैं तुमको बताऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है। तो उस पूरी रात अर्खड़ जगता है और पूरा हार्डवर्क करने के बाद वो जो काम उस बुजुर्ग व्यक्ति ने दिया था उसको पूरा करता है। अगली सुबह जब वो वृद्ध व्यक्ति आता है तो उसे बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारा एक काम कर दिया, जो तुमने लिखने को बोला था मैंने वो लिख दिया, अब तुम अपना हिस्सा पूरा करो, तुम मुझे बताओ वो सीक्रेट कि जिससे अमीर बना जाता है। दोस्तों उसे ऐसा लग रहा होता है कि अमीर बनने का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट होगा, लेकिन जो सुनता है वो सुन के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते आता है। वो सीक्रेट होता है अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। जो वृद्ध व्यक्ति है वो कहता है कि अ पार्ट ऑफ, एक हिस्सा, जो कुछ भी तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा सिर्फ तुम्हारे लिए रखो, यही है सीक्रेट अमीर बनने का। वो वृद्ध व्यक्ति उसे समझाता है कि अगर तुम एक पेड़ लगाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है तुम उन सीड्स का उपयोग करोगे जो तुम्हारे पास है। सिमिलरली उसी तरह से अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो जो पैसा तुम्हारे पास है, जो सोर्स तुम्हारे पास है, मान लीजिए कि आप कोई काम करते हो तो जो भी तुम काम करके पैसा कमाते हो वही तो सोर्स तुम सीड्स की तरह यूज कर सकते हो अपनी धन संपत्ति को ग्रो करने के लिए। इसलिए जो भी तुम कमाओगे उसका एक हिस्सा, तो वो कहता है उसका एक फॉर्मूला वो उसे बताता है कि 10%, यानी अगर तुम 10 रुपए कमाओगे तो 10 रुपए से 1 रुपए वो तुम बाजू रख देना, उसको सेव करके रख देना। अब ये जो छोटी सी टिप थी वो टिप देकर वो अमीर व्यक्ति, वो बुजुर्ग व्यक्ति चला जाता है, लेकिन अर्खड़ के दिमाग में रह जाता है कि ये तो बहुत ही सिंपल सी टिप थी। और फिर वो तय करता है कि चलो करके देखते हैं, आखिर होगा तो क्या लॉस होगा, पैसे ही बच जाएंगे, 4 पैसे बचेंगे तो हो ही क्या जाएगा। उसके बाद वो 1 साल भर, पूरा 1 साल, हर महीने जैसे कि उसके पास सैलरी आती है तो उसका 10% या उससे अधिक वो हर महीने जमा करता रहता है। और 1 साल के बाद जब वो वृद्ध व्यक्ति वापस उसके पास आता है तो पूछता है कि अर्खड़ बताओ क्या किया तुमने पिछले 1 साल में, क्या तुमने सेविंग किया? तो वो कहता है कि मैंने सेविंग किया। तो वो कहता है कि बताओ वो जो पैसे तुमने सेव किए उसका तुमने क्या किया? तो वो कहता है कि हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति है जो घर घर जाके पॉट बेचा करता है, घर घर जाके गमले बेचा करता है। उसने कहा कि पास वाले शहर में एक चांदी का व्यापारी है जिसके पास से वो चांदी लाएगा और यहाँ पे लाकर बेचेगा, जवाहरात लाएगा, हीरे लाएगा और यहाँ पे लाके बेचेगा। तो ऐसा सुनते ही वो व्यक्ति कहता है कि तुम गमले बेचने वाले व्यक्ति से अगर हीरे जवाहरात की एडवाइस ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा पैसा तो डूब जाएगा। ऐसा ही होता है क्योंकि अर्खड़ ने 1 साल पूरी मेहनत करने के बाद जितना भी पैसा जमा किया होता है वो पूरी तरह से डूब जाता है। वो व्यक्ति भले ही वो फंसाता नहीं, लेकिन
जब वो दूसरे शहर में कुछ चीजें खरीदने जाता है तो उसे डुप्लीकेट माल थमा दिया जाता है और फिर वो खुद भी फंस जाता है और फिर साथ में अरखड़ का भी वहां पे 1 साल की कड़ी मेहनत से जमा हुआ पैसा वहां पे डूब जाता है। लेकिन वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है। वो सीखता है कि अपने जो सेविंग्स है उसे किसी फील्ड के एक्सपर्ट व्यक्ति के एडवाइस से आपको इन्वेस्ट करना है। 1 साल फिर से ऐसे बीत जाता है और 1 साल में जितना भी पैसा अरखड़ इन्वेस्ट करता है उसे इस बार वो एक एक्सपर्ट व्यक्ति के एडवाइस से इन्वेस्ट करता है। उस शहर को जो बेबीलोन है उसके आसपास एक बड़ी सी वॉल बनने वाली होती है, जैसे चाइना की वॉल है वैसे ही वॉल बेबीलोन के इर्द गिर्द बनने वाली होती है, एक बड़ी सी वॉल। तो जाहिर सी बात है वो बड़ी सी वॉल के लिए बड़े बड़े दरवाजे भी लगेंगे। तो बड़े बड़े दरवाजे जो बनते थे ब्रॉन्ज से बना करते थे, तांबे से बना करते थे। तो जो तांबा है उतना ज्यादा तांबा चाहिए रहेगा। तो एक मेटल में काम करने वाला इंसान होता है, वो कहता है कि अरखड़ देखो यहाँ पे दरवाजा जो बनने वाला है जाहिर सी बात है उसके लिए इतना मेटल आज की डेट में बेबीलोन के अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाजू के शहर से हम उतना तांबा खरीद कर अपने पास रखेंगे और जब यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम ऊंचे दाम पर अपने पास का तांबा बेचेंगे। तो ये जो एडवाइस है ये प्रोफेशनल एडवाइस होती है और ऐसे इंसान से एडवाइस दी गई होती है जो उस फील्ड को जानता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी जो सेविंग्स है वो उसके साथ में अरखड़ इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद उसको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। अब फिर 1 साल के बाद फिर से जब वो बुजुर्ग व्यक्ति आता है तो पूछता है क्या तुमने इस बार भी इन्वेस्ट जो सेविंग मैंने कहा था सेविंग किया तो क्या तुमने इसको इन्वेस्ट किया? तो कहता है कि हाँ मैंने इन्वेस्ट किया। तो पूछता है कहाँ पे इन्वेस्ट किया? तब जब अरखड़ कहता है कि उसने एक एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह से इन्वेस्ट किया तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि चलो हाँ तुमने अच्छा काम किया। तो वो पूछता है कि उस इन्वेस्टमेंट में से तुमको जो ब्याज मिला, जो तुमको प्रॉफिट मिला, मुनाफा मिला, उसका तुमने क्या किया? तो अरखड़ बोलता है कि आपने जो कुछ भी कहा था उससे मेरा बहुत फायदा हुआ। जो मुझे वो तांबा बेचकर फायदा मिला था उसमें से मैंने अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लिए, उसमें से मैंने 4-2 दिन अच्छी पार्टी की और मेरे जो सेविंग्स है वो पैसे उतने को उतने हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और फिर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उसे कहता है कि ऐसा फिर से मत करना। वो कहता है कि ये जो तुम्हारी सेविंग्स है वो तुम्हारा गुलाम है और उस सेविंग्स में से जो तुमको मुनाफा मिलेगा वो तुम्हारे गुलामों के बच्चे हैं। अगर तुम गुलामों के बच्चे बेच दोगे तो फौज नहीं बढ़ पाएगी। वो कहता है कि जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट से जो मुनाफा मिलेगा उसको भी इन्वेस्ट करो, उस इन्वेस्टमेंट में से फिर से जो मुनाफा मिलेगा उसको भी इन्वेस्ट करो। इस तरह से जब तुम इन्वेस्टमेंट से री इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तब जाकर तुम अमीर बनोगे। तो ये जब पूरा सेकंड चैप्टर समझ खत्म हो जाता है तो हमें समझ में आता है कि अमीर बनने के 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 है हमारी जो भी इनकम है उसमें से कम 10% हिस्सा हमें हर महीने सेविंग करना है। दूसरी इन्वेस्टमेंट की टिप ये है कि हमें ये जो पैसा है वो अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे व्यक्ति के साथ इन्वेस्टमेंट करना है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, गलत लोगों की सलाह नहीं लेनी है। तीसरी बात हमें समझ में आती है कि जो भी हम मुनाफा हमारी इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं उसको खर्च नहीं कर देना है, उसको उड़ा नहीं देना है, पार्टी नहीं करनी है, बल्कि जो भी प्रॉफिट और मुनाफा मिलेगा उसको हमें री इन्वेस्ट करना है। इस तरह से जब हम करेंगे और इस साइकिल को जब हम बार बार दोहराएंगे तब जाकर यकीनन जो कि हम कहते हैं कंपाउंडिंग एक 8वां वंडर है दुनिया का, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा और देखते ही देखते आने वाले हो सकता है 10 साल में 15 साल में हम यकीनन आज अगर हमारी कमाई हजारों में भी है तो भी करोड़पति की लेवल में जा सकते हैं। चैप्टर 3 है 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। दोस्तों अब पहले 2 चैप्टर के अंदर हमें अरखड़ की कहानी सुनाई दी। अरखड़ जो कि एक अमीर इंसान है लेकिन फिर भी वो घमंडी नहीं है, वो अपने नॉलेज को शेयर करने में खुशी मानता है। वो मानता है कि अगर मैं अमीर हूं तो मैंने जिस तरह से अपनी दौलत कमाई है उसके सीक्रेट्स में और लोगों को बनाऊं, उसके सीक्रेट्स में और लोगों से शेयर करूं जिससे कि वो लोग भी अमीर बन पाए। और ऐसा ही होता है, उस शहर के अंदर पता चलता है कि जो मैक्सिमम लोग हैं अभी वो गरीब हो चुके हैं, कंगाल हो चुके हैं। तो वहां का जो राजा है वो एक दिन अरखड़ को बुलाकर कहता है कि अरखड़ तुम क्या बाकी लोगों को भी सिखाओगे कि कैसे अमीर बना जाता है? तो अरखड़ उनको कहता है राजा को कि राजा आप क्या करो, आप अलग अलग प्रोफेशन के 100-200 लोगों को जमा करो और मुझे एक क्लास आप बना के दो। उस क्लास में मैं लोगों को सिखाऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है। तो क्लास का पहला दिन होता है और पहले दिन में अरखड़ पूछता है अलग अलग लोगों से कि बताओ भाई तुम्हारा क्या प्रोफेशन है। कोई कहता है कि मैं अंडे बेचता हूँ, कोई कहता है कि मैं जूते बनाकर बेचता हूँ, कोई कहता है मैं प्रॉपर्टी में डील करता हूँ, कोई कहता है मैं बाहर के शहरों से कुछ जानवर लाता हूँ और यहाँ कर ला के बेचता हूँ। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। जाहिर सी बात है अलग अलग लोगों की दिन की जो कमाई है वो अलग अलग है। फिर अरखड़ उनसे पूछता है कि क्या तुम सब लोगों की कमाई एक जैसी है?
सब कहते हैं नहीं, हम लोगों की जो कमाई है एक दिन की वो अलग अलग है। तो वो कहता है कि तुम लोगों में से कितने लोग कंगाल है बताओ। तो सभी लोग अपने हाथ ऊपर करते हैं। तो इससे वो कहता है कि देखो, तुम्हारी कमाई कितनी है ये जरूरी नहीं है। वो कहता है कि तुम कितना सेव करते हो, कितना बचाते हो, ये ज्यादा जरूरी है। और फिर वो पूरा जो क्लास लेने वाला है उनमें 7 क्योर्स बताता है कि 7 अलग अलग इलाज जिससे कि आप अमीर बन सकते हो, जिससे कि आप अपने आप को आगे लेकर जा सकते हो। उसमें जो पहला सीक्रेट है वो वही है, स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। जो प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा था वही एक लेसन वो सबको बताता है कि अपने पर्स को, अपने बटुए को तुम अभी भरना शुरू कर दो। हर महीने 10% जो तुम्हारी इनकम है उसे तुम सेव करना शुरू कर दो। ऐसे में जो दूसरा दिन का क्लास होता है उसमें लोग आते हैं और पूछते हैं कि सर आपने तो कह दिया कि 10% सेव करो, लेकिन हम जितना हमारी कमाई है उतने में ही हमारा पेट नहीं भरता है, तो सेविंग कैसे करेंगे? तो उसके ऊपर अरखड़ उन्हें कहता है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स, अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करो। दोस्तों कई दफा हम मानने लगते हैं कि जितने भी हमारे खर्चे हैं वो नेसेसिटीज हैं, जरूरतें हैं, लेकिन हम कभी कभी जरूरतें और इच्छाएं इनके बीच में डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं। अरखड़ उन्हें कहता है कि वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी के लिए अत्यावश्यक है उनके ऊपर खर्चा करना ये आवश्यक चीजों के अंदर आता है, जरूरतों के अंदर आता है। लेकिन वो चीजें जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है, जैसे कि अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे शूज पहनूं, अच्छी जगह घूमने जाऊं, अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खाऊं, ये क्या है? ये तुम्हारी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। कभी कभी जब हम इन चीजों के ऊपर भी खर्चा करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत है कि मैं अच्छे होटल में खाना खाऊं, मेरी जरूरत है कि मैं ब्रांडेड ही शूज पहनूं, ब्रांडेड ही कपड़े पहनूं। लेकिन अरखड़ उन्हें कहता है कि कुछ दिन तुम्हें बेसिक चीजों के साथ काम चलाना पड़ेगा। ऐसा जब तुम करोगे तब जाके तुम्हारे पैसे बचेंगे, तब जाके तुम्हारे जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे जो है वो कंट्रोल हो पाएंगे। थर्ड क्योर वो बताता है मेक दाय गोल्ड मल्टीप्लाई। जैसे पहले भी हमने सीखा था कि अपना जो गोल्ड है, अपना जो सोना है, अपना जो सेविंग्स है उसे मल्टीप्लाई करो, उसे इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्ट करने के बाद जो फोर्थ क्योर है वो है गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी कहा था, अपनी जो संपत्ति है, जो ट्रेजर है, धन है, उसे लॉस से बचाओ। लॉस से बचाने के लिए सबसे जरूरी एडवाइस है किसी भी अरे गरे की एडवाइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करो। आजकल YouTube के ऊपर भी आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। कोई बोलेगा ये शेयर खरीदो, कोई बोलेगा वो शेयर खरीदो, कोई बोलेगा ये म्यूचुअल फंड खरीद लो, ये सॉवरेन बॉन्ड खरीद लो। हो सकता है उनमें से कई लोग अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन किसी की भी एडवाइस मत लो जब तक कि आप 100% श्योर नहीं हो जाते। साथ ही साथ उन्हीं लोगों से एडवाइस लो जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, तब जाके आपका जो धन है उसे आप बचा पाओगे, सेफ रख पाओगे। फिफ्थ क्योर वो कहते हैं मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। ड्वेलिंग का अर्थ होता है जहां पे आप रह रहे हो। अरखड़ कहता है कि हर एक इंसान को जल्दी से जल्दी अपना खुद का बसेरा, खुद का घर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने खुद के घर के अंदर रहते हो तो उसके साथ में आप अभिमानित फील करते हो, आप गर्व के साथ, इज्जत के साथ बाहर निकलते हो। भले ही अपना घर छोटा सा क्यों ना हो, जरूरत नहीं कि आपका एक बंगला हो, आपकी छोटा सा ही घर अगर होगा तो आप अभिमान के साथ बाहर जा सकते हो। आपको इस बारे में सोचना नहीं पड़ता कि मकान मालिक क्या बोलेगा। अगर घर में 2 लोग मिलने आ गए तो मकान मालिक बोल सकता है कि अब आप रूम खाली कर दो। साथ ही साथ आप चाहे जिंदगी भर क्यों ना किसी मकान मालिक के घर पे रह लो, वो कभी भी आपको आपके घर से निकाल सकता है। ऐसे में अरखड़ कहता है कि जल्दी से जल्दी आप खुद का घर बनाने की कोशिश करो। सिक्स्थ क्योर है इंश्योर फ्यूचर इनकम। अब रिटायरमेंट का प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए वो कहता है कि आप अपने पैसों को जमा करते जाओ, उसे मल्टीप्लाई करते जाओ। साथ ही साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेवंथ क्योर है इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। अब यहाँ तक जो 6 टिप्स थे वो कहीं ना कहीं पैसों को किस तरह से यूज करना है, कैसे बचाना है, इससे रिलेटेड। जो 7वां क्योर है वो है कि अपनी एबिलिटी को आप बढ़ाओ। आज की डेट में अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपनी काबिलियत को बढ़ाकर कोशिश करें कि 20,000 किस तरह से कमाऊंगा। 1 लाख कमाते हैं तो अपनी काबिलियत को इंक्रीज करके कोशिश कीजिए कि 2 लाख किस तरह से कमा सकता हूं। अगर एक ही सोर्स से कमा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि और सोर्स किस तरह से मैं बना सकता हूं। अगर आप किसी जॉब में हैं, हो सकता है आपको एक फिक्स सैलरी हर महीने आती है, कोशिश कीजिए कि और सोर्सेस कहां से मैं क्रिएट कर सकता हूं। हो सकता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हो सकता है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हो सकता है यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, कोई पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। आज की डेट में कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो अरखड़ की यह सलाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप जरूर सोच सकते हैं। दोस्तों अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए। 4th चैप्टर है मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। एक दिन ऐसे ही
एक क्लास चालू होता है और उस क्लास के अंदर एक इंसान अरखड़ से पूछता है, अरखड़ जो कि शहर का सबसे अमीर इंसान है, उससे पूछता है कि अरखड़ आप बताओ कि गुड लक को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है। वो कहता है कि आज जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे एक पर्स पैसों से भरा हुआ मिला, मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मुझे बार बार मिले, ऐसे ही मेरा नसीब अच्छा रहे, तो किस तरह से मैं गुड लक को अट्रैक्ट कर सकता हूं। तो अरखड़ कहता है कि इस तरह से अगर तुम्हें कभी सोना मिल जाए, ये गुड लक नहीं है, ये मात्र एक संयोग है। गुड लक उसे आप कहोगे जो आप आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी से, आपके एक्शन से आप करते हो। वो कहता है कि आप कई दफा आपकी जिंदगी में देखते हो कि आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी चलकर आती है। कभी आप किसी शेयर को स्टडी कर रहे होते हो और आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये शेयर बहुत बूम कर सकता है, लेकिन उस वक्त आप वहां पे रिस्क नहीं लेते हो। अरखड़ कहता है रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जिंदगी में आप कभी ना कभी ऐसे मकाम पर जरूर पहुंचोगे जहां पे आपको जिंदगी ऑप्शंस देगी, जिंदगी आपको देगी कि थोड़ा सा रिस्क ले ले, रिस्क लोगे तो तुमको रिटर्न मिलेगा। उस वक्त पे जो भी लोग उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं, चांस लेते हैं, वो लोग लकी कहलाते हैं। यही एक पूरे चैप्टर का सारांश है। नेक्स्ट चैप्टर है द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। दोस्तों, अरखड़ जो कि एक बहुत अमीर इंसान था, अगर वो चाहता तो अपने बच्चे को अपनी सारी जायदाद दे देता, अपनी सारी धन दौलत दे देता, लेकिन वो बहुत होशियार था। वो जानता था कि अगर बच्चा गधा होगा तो कितनी ही संपत्ति क्यों ना दे दूं, धन दौलत क्यों ना दे दूं, ये ऐसे गरीब होकर ही मर जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अगर बच्चा होशियार होगा तो उसे 4 पैसे भी अगर नहीं दूंगा तो भी अपने टैलेंट के बलबूते पर अमीर बन जाएगा। इसलिए वो अपने बच्चे को टेस्ट करने के लिए उसे 2 थैलियां देता है। एक थैली के अंदर वो 5 लॉज लिखे हुए क्ले टैबलेट्स देता है और एक पूरी थैली भरकर उसे सोना देता है और बच्चे को कहता है कि नोमैसिर, तुम अब जाओ और 10 साल बाद तुम वापस आना। 10 साल बाद तुम मुझे बताना कि ये जो मैंने तुम्हें इतना सोना दिया है, इसको तुमने क्या किया। अगर तुम इस सोने को बढ़ा दोगे, अगर तुम धन दौलत कमा कर दिखा दोगे मुझे, वो भी प्रॉपर वे से, ईमानदारी से कमा कर दिखा दोगे, तो मेरी जो धन दौलत है मैं तुम्हें उसका वारिस बना दूंगा। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो मैं ये जो मेरी सारी धन दौलत है उसे अमीर गरीब लोगों के बीच में बांट दूंगा। ऐसे में नोमैसिर घर से निकलता है और 10 साल के बाद वो लौट कर आता है। और जब वो 10 साल के बाद लौट कर आता है तो सबसे पहले अपने पिताजी को धन्यवाद करता है। उन्हें कहता है कि पिताजी, वो जो एक बैग आपने सोने की दी थी वो तो बहुत जल्दी लॉस हो गई, बहुत जल्दी मैंने उसे गंवा दिया, नुकसान मैंने झेल लिया और वो मेरे से जुदा हो गई। लेकिन वो जो 5 आपने नियम मुझे बताए थे जिससे कि मैं फिर से सोना कमा सकता हूँ, वो नियम मेरे लिए बहुत ज्यादा काम आए। वो कहता है पिताजी, वो जो नॉलेज आपने मुझे दिया इसके लिए मैं आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। वो कहता है कि भले ही आप मुझे आपकी धन दौलत क्यों ना दो, भले ही आप मुझे आपकी संपत्ति से बेदखल कर दो, कोई गम नहीं, आपने आपके जो 5 लॉज मुझे सिखा दिए वही मेरे लिए काफी है। और फिर ये सब सुन के अरखड़ बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है बेटे नोमैसिर, बताओ अपनी कहानी के बारे में बताओ कि क्या तुमने अपने इन 10 साल में सीखा। उन्हें 10 साल में जो कुछ भी सीखा उनको वो कहता है कि जैसे ही मैं घर से निकला तो कुछ लोग मेरे साथ में थे। मैंने एक शहर चुना था जहां पे मुझे लगा कि वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए। मैं जब जा रहा था तो रास्ते में कुछ मेरे दोस्त बन गए और वो दोस्तों ने कहा कि उस शहर में गैम्बलिंग बहुत होता है, रेस के जो हॉर्स होते हैं ना, रेस हॉर्स होते हैं, रेसिंग पे ऊपर बहुत पैसा कमाया जा सकता है। उन्होंने मुझे कहा कि एक ब्लैक गोल्ड नाम का एक घोड़ा है जो हर बार जीतता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सीक्रेट है, किसी को मत बताना। और फिर जब मैं वहां पे गया, इन लोगों के मैं साझे में आ गया और मैंने पूरा पैसा वहां पे गंवा दिया। उसके बाद जो मेरे साथ में गुलाम थे उनको भी मैंने बेच दिया क्योंकि मैं अपना पेट नहीं भर पा रहा था। फिर मैंने देखा कि कैसे कैसे तो भी मुझे एक जगह पे नौकरी मिल गई और उस नौकरी को करते हुए मैंने सोचा कि आपने जो दूसरी बैग दी थी जिसके अंदर आपने मुझे कुछ नियम बताए थे, उन नियम को क्यों ना मैं पढूं, क्योंकि अभी मेरे पास सोना तो था नहीं, लेकिन आपने कहा था कि ये जो नियम है, अगर इन नियमों को मैं अच्छे से सीख लूंगा तो फिर से मैं सोना कमा सकता हूं। तो मैंने आपके जो सारे टैबलेट्स है उनको निकाला और उनमें से मैंने सीखना शुरू किया। फिर वो बताता है कि जो पहला लॉ मैंने सीखा वो लॉ था, गोल्ड कमेथ ग्लैडली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन हु विल पुट बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ हिज अर्निंग्स टू क्रिएट एन एस्टेट फॉर हिज फ्यूचर एंड दैट फॉर हिज फैमिली। इसका मतलब क्या है, कोई भी इंसान अगर अपनी कमाई का 10% से अधिक हिस्सा हर महीने जमा करते रहेगा तो वो अपने आने वाली जिंदगी के लिए और अपनी आने वाली पुश्तों के लिए बहुत बड़ी संपत्ति क्रिएट करेगा। ये पहला नियम था। तो ये नियम उसने अच्छे से सीखा और नोमैसिर हर महीने
अपनी कमाई का एक हिस्सा वो जमा करता रहा। उसके बाद सेकंड लॉ था, दूसरा नियम था, गोल्ड लेबरेट डिलीजेंटली एंड कंटेंटेडली फॉर द वाइज ओनर हु फाइंड्स फॉर इट प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट। सोना उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होता है जो लोग उसके लिए एक बिजनेस ढूंढ कर निकाल लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट ढूंढ कर निकाल लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपने सेविंग की है, उस सेविंग को आप काम पे लगाओ, उन सेविंग को इन्वेस्ट करो। तो नोमैसर भी अपने कुछ इंटेलिजेंट दोस्तों के सहारे से, अब चूंकि वो बिटर एक्सपीरियंस ले चुका होता है कि किस तरह से लोग फंसा सकते हैं, तो इस बार वो अच्छे लोगों से सलाह लेता है और फिर उन लोगों की सलाह से वो पैसे इन्वेस्ट करता है और फिर उससे अच्छा रिटर्न मिलता है। और फिर थर्ड लॉ होता है, गोल्ड क्लिंगेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉशियस ओनर। गोल्ड उन लोगों के साथ हमेशा रहता है जो कॉशियस होते हैं, जो खुल्लम खुल्ला पैसे नहीं उड़ाते। तो नोमैसर ने भी यही बातें सीखी कि सतर्कता के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और सतर्कता के साथ नोमैसर इन्वेस्ट करता गया और धीरे धीरे वो अमीर बनता गया। फोर्थ लॉ था, गोल्ड स्लिपेथ अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्ट इट इन बिजनेस और पर्पसेस विद विच ही इज नॉट फैमिलियर। जो 14 नियम है वो था कि गोल्ड या सोना उन लोगों से दूर चला जाता है जो बिना सोचे समझे उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लेते हैं या फिर गलत लोगों की राय से इन्वेस्ट करते हैं। इस चीज से वो हमेशा बचता रहा। फिफ्थ लॉ था, गोल्ड फ्लीज द मैन हु वुड फोर्स इट टू इम्पॉसिबल अर्निंग्स। जो लोग इम्पॉसिबल अर्निंग्स जैसे कि सट्टेबाजी, गैम्बलिंग या फिर मटका, इन लोगों के, इन चीजों के थ्रू, इन चैनल के थ्रू अमीर होने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के हाथ से पैसा उस तरह से बह जाता है जैसे किसी के हाथ से रेत बह जाती है। ये 5 लॉज को नोमैसर अच्छे से इन्वेस्ट करता है और फिर वो भी एक दिन एक अमीर इंसान बन जाता है। दोस्तों, अब तक का जो हमने समरी देखा है, इसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से पैसा आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और फिर उस पैसों को एक बड़ी धन संपत्ति के रूप में आप ग्रो कर सकते हो। आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से पैसों को हमें प्रोटेक्ट करना है। दोस्तों, अक्सर आप देखते हो कि जब आपके पास पैसा आ जाता है तो कई लोग आपको पैसा मांगने के लिए आते हैं। हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो सकता है उनकी जेन्युइन नीड है। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये आप सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। जो गोल्ड को लेंड करता है, गोल्ड को उधारी से देता है, कर्जे से देता है। क्योंकि अगर आप किसी दोस्त को पैसे दे रहे हो तो उसी दोस्त को पैसे देना चाहिए जितना आपको लगता है वो बियर कर सकता है, जितना कि वो रिटर्न कर सकता है। साथ ही साथ ऐसे इंसान को पैसा देना चाहिए जिसकी नीयत आपको पता हो। अगर आप अननोन इंसान को पैसा देंगे कि ठीक है वो दे देगा, यकीन करोगे, लेकिन अगर उस इंसान की नीयत पैसा रिटर्न करने की ना हो तो आपका पैसा वहां पे पूरी तरह से डूब जाएगा। तो चलो कुछ लेसन हम सीखते हैं। पहला लेसन जो गोल्ड लेंडर देता है वो ये है कि अपने पैसों को बहुत कॉशियसली आप किसी को उधार दो। हो सकता है आपका कोई रिलेटिव है और उसकी बहुत ज्यादा नीड है, लेकिन आपने किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा रखी है। कई दफा हम प्रेशर के अंदर आकर हम सोचते हैं कि यार अगर मैं इसको पैसा नहीं दूंगा तो गांव के अंदर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, लोग क्या कहेंगे कि इसके पास पैसा है लेकिन ये देता नहीं है। दोस्तों, इस तरह से प्रेशर में आके अगर आप आपके पैसे को आपसे जुदा कर दोगे तो आपको आपके हार्डवर्क की कीमत नहीं है ऐसा महसूस होता है, और ऐसे में पैसा आपके साथ कभी नहीं रहेगा। जो सेकंड लेसन हम सीख सकते हैं, उन लोगों को पैसा दो जो आपके पास कुछ गिरवी रख सकते हैं। हाँ, ऐसे पूछने में बुरा लग सकता है कि कोई दोस्त आपके पास आएगा और बोलेगा कि यार मुझे 10,000 रुपए दे दे, तो आप उसे अगर ऐसे बोलोगे कुछ गिरवी रख, तो आपको संकोचित महसूस हो सकता है। लेकिन जब आप बैंक के पास जाते हो तो क्या बैंक आपको नहीं बोलता कि आपके पास कुछ गिरवी रखो? उनको ऐसा संकुचित महसूस होता है क्या? नहीं। तो खुद को एक बैंक की तरह सोचो, क्योंकि आप लोन दे रहे हैं, लोन देने का काम बैंक का है, और जब आप बैंक की तरह काम कर रहे हो, बैंक का रिप्लेसमेंट के तौर पर काम कर रहे हो, तो बैंक की तरह सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा लॉ है, जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो पूछो कि इन पैसों का करोगे क्या। हाँ, अगर आपसे कोई दोस्त 1 लाख रुपए मांग रहा है और वो कह रहा है कि यार मैंने सुना है कि ये ऐसे ऑनलाइन एक गेम है 3 पत्ती, उसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो पैसे बढ़ जाते हैं, ऐसे को बिल्कुल पैसे मत देना, क्योंकि वो किस तरह से पैसा रिटर्न करेगा इसकी आपको कोई गारंटी नहीं है। चौथी टिप है ये पूछना कि पैसे तुम रिटर्न कैसे करोगे। तुम्हारे जॉब में से सैलरी में से जो पैसा आता है उसमें से दोगे, कोई बिजनेस से दोगे, कैसे रिटर्न करोगे। अगर किसी व्यक्ति के पास ये प्लान है कि कैसे वो आपके पैसे रिटर्न करेगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके पैसे वापस आएंगे। साथ ही साथ फिफ्थ टिप है, जब आप किसी को पैसे दो तो पहले ये तय होना चाहिए कि कितना % आप उससे ब्याज लोगे। कई दफा हम बोल देते हैं कि चाहे यार जितना चाहे उतना दे दे, ऐसा कहना ये बिल्कुल ही सीरियसनेस नहीं रहता, क्योंकि अगर आप किसी को पैसा दे देते हैं और फिर वो वापस रिटर्न करने आता है तब आप बोलते हो 10% दे, तो ऐसे में
सामने वाला बोल सकता है कि यार तुमने तो बोला था जितना चाहे उतना दे दे, मैं 1% ही रिटर्न दूंगा। तो ऐसे में आपको लगेगा कि अगर मैं बैंक के अंदर मेरा पैसा रखता तो मुझे 6% रिटर्न मिलता, तो इसको पैसे मैंने दिए तो मेरा क्या फायदा हुआ, उल्टा आपका 5% का वहां पे लॉस हुआ। तो ऐसे में अक्सर जब भी आप पैसे दो तो आप पहले से ही इंटरेस्ट रेट तय करने के बाद ही अपने पैसों को किसी को दो। जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वॉल्स ऑफ बेबीलोन। दोस्तों मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि जो बेबीलोन है उसके इर्द गिर्द एक चाइना के वॉल की तरह बड़ी सी वॉल थी। अभी जो वॉल है वो शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। एक दिन जो आसपास का राजा था उसने उस वॉल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो चाहता था कि उस वॉल को गिराए और फिर बेबीलोन को अपने कब्जे में ले ले। जो अंदर रहने वाले लोग हैं, जब पहला दिन हुआ अटैक का, उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होता, अपनी ये वॉल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जब 1 महीना तक ऐसे चलता रहा तो धीरे धीरे एक दरवाजा टूट गया और फिर लोगों के दिल में दहशत बैठ गई। तब उन्हें पता चला कि कोई भी वॉल इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो कभी टूट नहीं सकती। इससे हमें पता चलता है कि खुद को इंश्योर करना, अपनी मौत के बाद हमारी फैमिली का क्या होगा इसका इंश्योरेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ये कुछ चैप्टर्स थे जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरह से आप आपके पैसों को प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर अपने चाहने वाले जो अपनी फैमिली है, अपनी परिवार है, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एक इंसान जो किस तरह से गुलाम बन गया अपने पैसों के कारण। वो चैप्टर है जिसका नाम है द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। दोस्तों बेबीलोन के अंदर एक बहुत ही भयानक सी प्रथा थी। अगर कोई इंसान अपना कर्जा रिटर्न नहीं करता है तो ऐसे में जिसने कर्जा दिया हुआ होता है वो इंसान वो सामने वाले व्यक्ति को गुलाम बना लेता था और गुलामी के अंदर बेच देता था। जो स्लेव्स होते हैं, जो गुलाम होते हैं, उनको बेचकर वो अपना पैसा वसूल करता है। तो ऐसे में एक लड़का होता है जो शादीशुदा होता है। अब वो छोटा मोटा काम धंधा करके अपने दिन निकाल रहा होता है, लेकिन शादी के बाद वो अपने पैसे इस हद से एक्सपेंडिचर करता है कि उसका कंट्रोल नहीं रह पाता। ऐसे में उसकी कमाई अगर 1000 रुपए है तो उसके ऊपर कर्जा ऑलरेडी 10,000 का हो जाता है और फिर वो उन सबको हैंडल नहीं कर पाता और भाग के चला जाता है। जब वो भाग के चला जाता है तो कहीं पे एक जगह पे उसको लोग पकड़ लेते हैं और गुलाम करके बेच देते हैं। अब अगर वो उस शहर में भी रहता तो भी उसको गुलाम के तौर पर बेच दिया जाता क्योंकि वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा था। अब वो दूसरे शहर में गया, वहां पे भी एक गुलाम की तरह ही उसको बेच दिया गया। अब जब उसे गुलामी में बेच दिया गया तब उसे आजादी की कीमत महसूस हुई और उसे ये पता चला कि इस गुलामी में वो अपने कर्जा लेने की आदत की वजह से गया है। इस चैप्टर में से हमको ये चीज सीखना जरूरी है कि उतना ही कर्जा लो जितना कर्जा आप रिटर्न कर सको, उतना ही कर्जा लो जितने की आपको एक्चुअल में जरूरत है, उतना ही कर्जा लो जिसको कि आप प्लान आउट करके रिटर्न कर सकते हो। कई दफा हम सोचते हैं कि चलो कर देंगे ना, कैसे तो भी रिटर्न कर देंगे, कैसे तो भी रिटर्न करेंगे, ऐसे के चक्कर में कई दफा आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है और जब किस्तें एक के ऊपर ऐसे बढ़ती जाती है तो फिर देखते देखते वो पहाड़ बन जाती है और फिर आपको समझ में आता है कि मेरी जो इनकम है वो तो 10,000 है, लेकिन 10 लाख का तो मेरे ऊपर ऑलरेडी किस्तें ही जमा हो गई, मैं कैसे करूंगा। ऐसे में कई लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा अगर आपको नहीं होना है तो आपको इस लेसन में से ये सीखना है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी जरूरतों को कम से कम रखना है और खुद को कर्जे की गुलामी से बचाना है। नेक्स्ट चैप्टर है द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। दोस्तों बेबीलोन के अंदर एक व्यापारी होता है जो अपने आप को लकीएस्ट इंसान कहता है। और वो लकीएस्ट इंसान क्यों कहता है? क्योंकि एक जमाने में वो भी एक गुलाम था और अपनी गुलामी में से वो बाहर कैसे निकला, तो अपने हार्ड वर्क के कारण। अपनी गुलामी में के अंदर उसे एक बेकर के पास, एक जो व्यक्ति बेकिंग किया करते हैं, पाव बनाया करते थे, उसके पास उसे गुलामी में रखा गया था। तो उसने तय किया कि वो इतना हार्ड वर्क करेगा कि अपना जो मालिक है उसे खुश रखेगा। वो अपने काम से भी अधिक काम किया करता था और फिर एक दिन वो अपने मालिक को बोलता है कि मालिक दोपहर में जो 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम है उसमें मैं और काम करूंगा, तो उस एक्स्ट्रा काम के लिए क्या आप मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम दोगे? तो जो सामने वाला मालिक है वो कहता है जरूर, तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसमें से जो भी तुम सेल करोगे उसका 1/4 हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ऐसे में धीरे धीरे वो पैसे जमा करता जाता है और एक दिन और भी कुछ सोर्सेज से पैसा जमा करने के बाद वो आजाद हो जाता है। और फिर ये जो चीजें उसने सीखी थी कि हार्डवर्क करके कहीं तक भी पहुंचा जाता है, उन चीजों का उपयोग करके एक दिन वो बहुत सक्सेसफुल बन जाता है। ऐसे में इस चैप्टर को अंत करते करते हम ये सीखते हैं कि भले ही आज की डेट में हमारी परिस्थिति खराब हो, लेकिन अगर हम हार्डवर्क करने का जज्बा रखते हैं, अगर हम एक उम्मीद हमारे दिमाग में रखते हैं, एक टारगेट हमारे दिमाग में रखते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है,
फिर चाहे जो करना पड़े, चाहे जितना हार्डवर्क करना पड़े, मैं तैयार हूं। ऐसा जब आप खुद को कहोगे तो यकीनन एक दिन आप जरूर अमीर बन पाओगे। दोस्तों, ये था सेकंड लास्ट चैप्टर, जिसमें कि हमें ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से अगर आपके ऊपर कर्जा जमा हो गया है तो उस कर्जे से आप मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, कई दफा हम लोग बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं और फिर उन लोन को हम चुका नहीं पाते हैं। ऐसे में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में से हमें एक बहुत ही वर्किंग फॉर्मूला पता चलता है। वर्किंग फॉर्मूला है 70-30। 70% आपकी जो अर्निंग है उसे आप घर चलाने के लिए उपयोग करो, और जो 30% हिस्सा है उससे हर महीने अपने किश्तों को आप पे ऑफ करते जाओ। हो सकता है लंबा समय लगेगा, क्योंकि आप डिफॉल्टर हो सकते हो, या फिर हो सकता है आपका जो लोन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसे में अपने लोन को रीस्ट्रक्चर कीजिए और लोन की किस्तें इतनी कम कीजिए कि अपनी अर्निंग से 30% में आप उन्हें चुका पाओ, और उन 30% में से आप धीरे धीरे करके अपने लोन में से बाहर निकलो। दोस्तों, कई लोगों ने इस फॉर्मूला को यूज करके अपने आप को कर्जे में से बाहर निकाला है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरे चैप्टर की समरी अच्छे से समझ गई है। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि मैं चाहता था कि कंप्लीट समरी में आपके सामने पेश करूं। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।